नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो ऑब्जेक्टिव थे उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाया। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि एसडीआर क्या है, विशेष आहरण अधिकार, और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। ये टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम्स के लिए या सिविल सर्विस, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी के लिए, क्योंकि इससे जरूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। मुख्य प्रश्नों पर हम इंपॉर्टेंट सिंबल्स लगाते जाएंगे, तो आपको हम वहां पर हिंट्स देते रहेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग आईएमएफ के नाम से जानते हैं। आईएमएफ का एकमात्र उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान करना। ये अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या क्या है। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मान लीजिए अमेरिका से कोई वस्तुएं लेते हैं, तो इन वस्तुओं को जब हम लेंगे तो इसके लिए हमें डॉलर भुगतान करना होगा, क्योंकि अमेरिका ने मना किया कि हम आपका रुपीज नहीं लेंगे। अगर आपको हमसे वस्तुएं तथा सेवाएं चाहिए तो आप हमें डॉलर के रूप में भुगतान करिए। भारत के पास डॉलर लिमिटेड है, आरबीआई के पास बहुत कम डॉलर है। इस डॉलर को हम कहां से प्राप्त करेंगे? या तो हमारे पास गोल्ड हो, उस गोल्ड को अमेरिका को दें और उस गोल्ड के बदले हम डॉलर ले लें। एक तो तरीका था, लेकिन जैसे ही स्वर्णमान खत्म हुआ, पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या नहीं होती थी। कोई भी कंट्री ये बहुमूल्य धातु के वस्तुएं थे, इनको ले लेते थे। लेकिन जब कागजी मुद्रा चलने लगी तो कोई भी देश आपके देश की मुद्रा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें डॉलर में आप भुगतान करो, और ये डॉलर वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड अधिक थी और सप्लाई कम थी। तो इस डॉलर को हमको सबसे पहले गोल्ड के बदले परचेज करना पड़ता था और फिर हम अमेरिका को पेमेंट करते थे। यदि मेरे पास डॉलर नहीं है तो हम अमेरिका से वस्तुएं नहीं ले सकते। तो आखिर हम डॉलर लेने कहां जाए? कोई ऐसी संस्था हो जहां पर हम जाएं और हमें डॉलर अवेलेबल करा दिया जाए, जहां पर हमको वो मुद्रा अवेलेबल करा दिया जाए जिस मुद्रा में हमको भुगतान करना है। मान लीजिए हमने जापान से कुछ वस्तुएं लिया, जापान अपने देश की मुद्रा मांग रहा है। चीन से हमने कोई वस्तुएं लिया, चीन अपने देश की मुद्रा मांग रहा है। ब्रिटेन से लिया, वो क्या करते हैं, पौंड मांग रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश अपनी मुद्रा में भुगतान चाहेगा, और उनकी मुद्रा में हम भुगतान करने के लिए वो मुद्रा हमारे पास कहां से आएगी? यही एक प्रॉब्लम थी अंतरराष्ट्रीय तरलता, अर्थात वो मुद्रा या वो विधि जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम भुगतान कर सके। तो ये समस्या हमारी अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या थी। यानी तरलता की समस्या एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की समस्या, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की समस्या। इंटरनेशनल लेवल पर वो मनी, हमको डॉलर नहीं मिल रहा, हमको पौंड नहीं मिल रहा, हमको चीनी मुद्रा नहीं मिल रही, हमको जापानी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार कई प्रकार की मुद्राओं की शॉर्टेज बनी हुई थी, और डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा थी। एक बार तो डेवलप्ड कंट्री के पास ये मुद्रा थी, तो जिनके पास ये मुद्रा थी वो लोग ट्रेड तो संपन्न कर रहे थे, बट हमारे पास मुद्रा नहीं थी। और हमारे यहाँ 1945 के आसपास वास्तव में जो स्वर्णमान था वो असफल हो गया था, अर्थात लोगों ने
सोने की धातुओं के मुद्रा चलन में बंद कर दिए, क्योंकि सोने में घिसावट बहुत अधिक होती थी और उनको ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत मुश्किल था। आप देखोगे बहुत कहानियां बंजारों के पढ़े होगे, बंजारे अपनी मुद्रा को ले नहीं जा पाते थे तो किसी मंदिर में, किसी पेड़ के नीचे, किसी ऐसी जगह पर छुपा देते थे ताकि भविष्य में हम उनका भुगतान उसको ले जाएंगे, क्योंकि उनको ले जाना बड़ा मुश्किल था। दूसरा, उसमें घिसावट होती थी जो हमारे देश की संपत्ति घिस जाती थी। इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि क्यों ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड या सिल्वर कॉइन बंद कर दिए और उसके स्थान पर हम कागजी मुद्रा चलाएं और उससे पेमेंट हो। लेकिन कागजी मुद्रा में एक परेशानी ये आई कि अंतरराष्ट्रीय भुगतान की समस्या खड़ी हो गई, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या के नाम से जानते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए जो संस्था आई उसका नाम था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। यानी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की? अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या ने हमें इस इंस्टीट्यूट को, एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो, एक ऐसा हमारे पास संस्था हो जहां पर हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा को ले सकें। तो आईएमएफ की स्थापना वहां पर आवश्यक हो जाती है। तो ये इसके पीछे का रीजन था। आइए विस्तृत रूप से और देखें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब स्वर्णमान टूट गया, जब स्वर्णमान टूट गया तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान, क्योंकि स्वर्ण सोने की मुद्रा चलती थी तो सोने में लोग तो ले लेते थे, चलो गोल्ड कॉइन, हम अमेरिका को जाते थे गोल्ड कॉइन दे देते थे, अमेरिका ले लेता था, जापान को देते थे, जापान ले लेता था, बट हमारी इंडियन रुपीज को लेने से मना कर दिया। जापान कह रहा है कि एक काम करो, या तो आप डॉलर में पेमेंट कर दो या तो मेरी मुद्रा में कर दो पेमेंट। अब मेरे पास न तो डॉलर है ना तो उनकी मुद्रा है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान के क्षेत्र में काफी कठिनाइयां होने लगी, अर्थात विश्व के सामने क्या गया, विश्व के सामने गंभीर प्रतिकूल भुगतान की समस्या आ गई। अर्थात हमने अमेरिका से वस्तुएं तो ज्यादा मंगा ली और दिए कम, परिणाम स्वरूप पेमेंट करना पड़ा और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, निगेटिव हो गया। इस समस्या से उबरने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान की आवश्यकता पड़ी जिसे नाम था आईएमएफ, जो मॉनेटरी प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व कर सके। इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को, लिक्विडिटी तरलता मुद्रा, यानी जिस मुद्रा में हमको भुगतान करना हो उस मुद्रा को अवेलेबल करा सके। फलस्वरूप 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान में, याद रखना ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन, कि ये मॉनेटरी जो प्रॉब्लम आ रही, इंटरनेशनल पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही, क्यों ना इसको सॉल्व किया जाए। और जिसमें 44 कंट्रीज के लोगों ने प्रतिभाग किया और एक संस्था विश्व बैंक के रूप में हमारे सामने आई। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा विश्व बैंक, क्या हम कह सकते हैं कि आईएमएफ के रूप में हमारे पास एक संस्था आई, आईएमएफ के रूप में हमारे पास एक संस्था आई जिसे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक देशों में से एक था। अर्थात हमारे पास जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संपन्न करने के लिए ये हमारे पास एक मुद्रा कोष अनिवार्य हो गया। तो ये हमारे पास जो आईएमएफ की स्थापना हुई, ये आईएमएफ इंटरनेशनल लेवल पर जो मॉनेटरी प्रॉब्लम हुई उनको सॉल्व करने के लिए एक था। और भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अर्थात इन 44 देशों में भारत शामिल था। प्रश्न पूछा जाता, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? पहला प्रश्न अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता, फर्स्ट क्वेश्चन, चाहे आप वनडे एग्जाम ले लेना, आप एनडीए का एग्जाम देते हो, सीडीएस का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, कमांडिंग ऑफिसर्स का एग्जाम देते हो, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता ब्रेटन वुड्स समझौता कब और क्यों हुआ? तो ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में 44 देशों के साथ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन किया गया ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं में जो भुगतान की समस्या थी, व्यापार में भुगतान की समस्या, याद रखना भुगतान की समस्या, क्योंकि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, भुगतान की समस्या को सॉल्व किया जाए। और हमारे पास आईएमएफ नाम से एक संस्था आई और भारत उसका संस्थापक देश बना। तो पहला पॉइंट याद रखना, 1944
44 देश, प्लेस अमेरिका का ब्रेटन वुड्स, नाम समझौते का नाम ब्रेटन वुड्स समझौता, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इस प्रकार 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ स्टेब्लिश हो गया, आईएमएफ स्टेब्लिश हो गया। ओके, देखिए मीटिंग कब हुई? 1944 को, किसके साथ? 44 देशों के साथ, 44 कंट्रीज के साथ। स्टेब्लिश 27 दिसंबर 1945 को ये स्टेब्लिश होगा, बट वर्क नहीं किया, अभी स्टेब्लिश हुआ, संस्था बन गई। 1 मार्च 1947 से आईएमएफ ने वर्क करना चालू किया। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत बार पूछता है, आपको याद रखना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। 1919, ये ऑप्शन आपके रहेंगे 1944, 1945, 1947। इसमें ब्रेटन वुड्स समझौता मीटिंग हुई 1944 में, 1945 में स्टेब्लिश हुआ आईएमएफ और 1947 से इसने वर्क चालू किया। आपको डेट याद रखना, 27 दिसंबर और 1 मार्च, क्योंकि कभी कभी सेम ऑप्शन 1947 के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, तब आपको डेट्स वहां पे कंफर्म होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी जो इसमें मेन पद जो रहेगा, वो मेन पद किसका रहेगा? इसका रहेगा आपका महानिदेशक का। परंपरा के अनुसार कोई भी यूरोपियन ही इसका जनरल डायरेक्टर बनेगा। ओके, यानी यूरोपियन ही इसका जनरल डायरेक्टर हो सकता है, ये नहीं कि भारत के कोई व्यक्ति हो जाए, नहीं, केवल इसमें क्या होता है, यूरोप कंट्री का ही होना अनिवार्य है। और आईएमएफ में जितने मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स, ठीक है, इस समय आप मेंबर्स कितने हैं? 189, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है वर्तमान में आईएमएफ में कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर्स हैं। आईएमएफ में सदस्यता के बदले जो अंशदान दिया जाता है उसे कोटा कहते हैं। अब मान लीजिए इन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए की पूंजी हमको चाहिए, मैंने मान लीजिए 100 रुपए दे दिया, तो मेरा कितना अंशदान हुआ? 10%। तो ये मेरा कोटा है, मेरा कोटा कितना है? 10% कोटा, क्योंकि मैंने 100 रुपए दिया। अगर मैं 500 रुपए दे देता तो 500 रुपए देने के बाद मेरा कोटा कितना हो जाता? 50% हो जाता और मेरी ही सर्वे में हो जाता। तो सदस्यता के बदले अंशदान दिया जाता है, शेयर दिया जाता है, उसे कोटा कहते हैं। सबसे बड़े 10 कोटा धारकों में एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया जाता है। अगर आप, क्योंकि 189 कंट्रीज हैं और 10 में आपका अगर नाम आता है तो आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में बैठोगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स का कार्य क्या है? किन देशों को कितनी लोन प्रोवाइड करना है, कितना हेल्प करना है, कितना एडवाइज करना, ये सारी चीजें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है। भारत का 8वां स्थान है, यानी भारत क्या है? 8th रैंक है, हो गया है। पहले तो शुरू में अच्छा था, लेकिन इस समय हम लोग उतना अच्छा शेयर नहीं दे पाए, आईएमएफ को हमने नहीं ज्यादा पूंजी दिया, जिससे हमारा कोटा नहीं बढ़ पाया, परिणाम स्वरूप हमारा रैंक डिक्लाइन हुआ, बट अभी भी हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में हैं। ओके, आईएमएफ के सदस्य लेन देन 1971 से ही एसडीआर के रूप में कर रहे हैं। इसके पहले किस में करते थे? डॉलर में करते थे, पहले डॉलर में करते थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1971 के पूर्व, 1971 के बाद। हम आगे एसडीआर की चर्चा स्पेशली करेंगे। नाउ वर्तमान में इसके सदस्य 189 है, यानी इसकी मेंबरशिप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का, मतलब वर्ल्ड में कोई भी कंट्री ले सकती है। आप इसके सदस्य बन जाइए और इसमें अपना शेयर दे दीजिए। आपके पास जो भी शेयर्स हैं वो शेयर्स कैसे दिया जाता है हम डिस्कस कर रहे हैं। और सूडान 188 रैंक पर था, 188 पर सूडान ने मेंबरशिप लिया, तथा नारू 1998वां रैंक जो है नारू का है, इसने लास्ट में अभी मेंबरशिप लिया है, इसका आखिरी सदस्य है। ठीक है, कोटा, अगर आपका कोटा है, जैसे आप इसकी मेंबरशिप लेते हो तो 25% अपने कोटा का आपको डॉलर के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी आपका कोटा है। और बाकी या डॉलर में करिए या तो गोल्ड में कर दीजिए। बाकी 75% जो है वो अपने देश की करेंसी, जैसे भारत की करेंसी रुपीज है तो आपको रुपीज में करना पड़ेगा। यानी 25% प्लस 75% का कॉन्सेप्ट इसके साथ
है 25% डॉलर या गोल्ड में, आपका डॉलर या गोल्ड में, और 75% आपकी ओन करेंसी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ इस समय जो हमारे पास करेंसीज हैं जिनका शेयर्स है, उसमें यूएस का नाम आता है, जापान का नाम आता है, बिग शेयर होल्डर्स, यानी जो आईएमएफ में सबसे ज्यादा शेयरिंग किया है। यूएसए का नाम आता है, जापान का नाम आता है, जर्मनी का नाम आता है, ब्रिटेन का। ये 4 बिग होल्डर्स हैं जिनका सबसे ज्यादा इसमें शेयर है आईएमएफ में। तभी ये मेन बॉडीज होते हैं, और वर्तमान में चीन की मुद्रा को भी इसमें शामिल किया गया है। ओके। आईएमएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य याद रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस में और वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। आईएमएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? विनिमय दरों में स्थायित्व लाना। अर्थव्यवस्था में लगातार एक्सचेंज रेट फ्लो करती है, उसको कंट्रोल करना। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की पूर्ति और मांग के बीच बैलेंस बनाने का काम आईएमएफ करता है। प्रतियोगितात्मक अवमूल्यन को रोकना, जो लगातार लोग देखोगे देश डिवैल्यूएशन कर लेते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे और पीओपी उनके बैलेंस में आ जाए, फेवर में आ जाए। भारत भी इस नीति को अपनाया। 1949 में पहला डिवैल्यूएशन ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, और 1966 में दूसरा डिवैल्यूएशन, 1991 में 1 जुलाई 1991 में तीसरा डिवैल्यूएशन, 3 जुलाई 1991 चौथा डिवैल्यूएशन। भारत ने लगातार 4 डिवैल्यूएशन किए ताकि भारत के एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट घटे, जिसको वास्तव में आईएमएफ को जब ये पता चला कि डिवैल्यूएशन के जरिए ये लोग एक्सचेंज रेट को प्रभावित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को प्रभावित करते हैं, तो इन्होंने इस पर रोक लगा दी आईएमएफ ने। इसलिए भारत देखिए 1991 के बाद से अब डिवैल्यूएशन की पॉलिसी नहीं अपना रहा। ओके। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना। अगर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट निगेटिव है, आपकी देनदारी बहुत है वर्ल्ड में, तो आप आईएमएफ से उनकी करेंसी, जैसे जापान को मुझे देना है कुछ, मान लीजिए मुझे जापान को देना है, मुझे चीन को देना है, तो उनकी जापान की मुद्रा आप इनसे ले लीजिए, चीन की मुद्रा इनसे ले लीजिए और इनका पेमेंट कर दीजिए, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब आईएमएफ आपको उधार देगा, हेल्प करेगा। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ केवल अल्पकालीन ऋण ही प्रदान करेगा। आईएमएफ दीर्घकालीन ऋण नहीं प्रदान करता है। अल्पकालीन मौद्रिक समायोजन से संबंधित ऋण प्रदान करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अर्थात 5 साल मैक्सिमम, इसका 5 इयर्स के लोन ही प्रोवाइड करता है, उससे ज्यादा का लोन आईएमएफ नहीं प्रोवाइड करता है। ओके। तो ये आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे विनिमय दर में स्थायित्व लाना, एग्जाम से पूछा जाता है। प्रतियोगितात्मक अवमूल्यन को, कोई कंट्री डिवैल्यूएशन बिना आईएमएफ के नहीं कर सकता। सदस्य देशों के भुगतान की समस्या को दूर कर, किसी देश में अगर इंटरनेशनल मनी नहीं है तो उसको आईएमएफ अवेलेबल कराता है कि लो हमसे पैसा ले लो, लेकिन आप ट्रेड नहीं रोकोगे। ट्रेड को वास्तव में मॉनिटर डब्ल्यूटीओ करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट ट्रेड संपन्न करने के लिए मुद्रा की अवेलेबिलिटी आईएमएफ करती है। ओके। अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना, शॉर्ट रन, कभी दीर्घकालीन ऋण नहीं उपलब्ध कराया गया जाता। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के निम्न उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य हैं? आप थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा सहयोग की स्थापना करना। अगर आपके कंट्रीज में, मान लीजिए भारत है, इंडिया है, इंडिया में चीन की मुद्रा मेरे पास मान लीजिए नहीं है, तो ये आईएमएफ चीन की मुद्रा मुझे अवेलेबल कराएगा। जापान की मेरे पास मुद्रा नहीं है, ब्रिटेन की मुद्रा मेरे पास नहीं है, जिस कंट्री की मुद्रा नहीं है उस कंट्री की मुद्रा हमको उपलब्ध कराता है। और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की स्थापना करना, ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं के समाधान हेतु एक पैनल बनाता है और हमें समय समय पर सुझाव भी उपलब्ध कराता है। तो यानी एडवाइज करता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को एडवाइज करता है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एडवाइज करता है। नेक्स्ट, संतुलित अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, बैलेंस्ड। हम आपको पता है कि आईएमएफ का टारगेट होता है इकोनॉमी में बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड को, आईटी को बढ़ाना।
अर्थात इनके अंतर्गत मुद्रा कोष का कोई भी सदस्य अनुमति लिए बिना अंतरराष्ट्रीय भुगतान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। आपको इंटरनेशनल व्यापार को रोकने के लिए अगर सदस्य देश हो तो आपको परमिशन आईएमएफ से लेनी होगी। आपका नेक्स्ट है असंतुलन की अवधि तथा मात्रा। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, अगर आपके पास असंतुलन की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य सदस्यों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन की अवधि एवं संबद्ध घाटे को न्यूनतम करना और उसके लिए वो पॉलिसी सुझाएगा, आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी उपलब्ध कराएगा। विनिमय स्थायित्व लाना। विनिमय स्थायित्व लाना, विनिमय स्थायित्व लाना, इसके अंतर्गत इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सचेंज रेट में फ्लो होता है उसको ये डिमांड और सप्लाई को इंटरफेयर करके उसमें स्थायित्व लाता है। नाउ बहुमुखी भुगतान, ये क्या करता है, बैलेंस बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए लोन देता है। आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता है तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, और उसके साथ ही साथ ये क्या करता है कि अंतरराष्ट्रीय भुगतान में जो भी समस्या आ रही उनको सॉल्व करता है। इकोनॉमिक आपका हेल्प करता है, एड प्रोवाइड करता है, अर्थात ये आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए परामर्श एवं तकनीकी सहायता के लिए अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है तथा आपको एडवाइस भी देता है। हाँ, तो रिजल्ट्स क्या निकले इसके ऑब्जेक्टिव के, जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए उसके रिजल्ट्स क्या निकले कि आईएमएफ क्या काम कर सकता है, तो सदस्य देशों के भुगतान संतुलन घाटे को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण देता है ताकि आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट हुआ उसको मेंटेन कर लो। विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है, ये मनी प्रोवाइड करता है, और अंतरराष्ट्रीय तरलता को बनाए रखता है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तरलता की कोई कमी, अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए मुद्रा की कोई कमी न होने पाए, यानी अंतरराष्ट्रीय तरलता की कोई कमी न होने पाए उसको भी मेंटेन रखता है। बहुत अच्छी भुगतान की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करता है और न्यूनतम करता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मार्केट में ना हो, इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉपर चले और वर्ल्ड के लोग उसका लाभ उठाएं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, ये नहीं कि केवल इससे विकसित देश लाभान्वित हो जाए। अगर गरीब देश नहीं, उनके पास मनी है, उनके पास लोन चुकाने की क्षमता नहीं थी, माफी करेगा, अवेलेबल भी कराएगा। तो ये नहीं कि केवल डेवलप्ड कंट्री जिनका कोटा अधिक है आप उन्हीं को लोन दे दो। क्यों? क्योंकि जिनका कोटा अधिक होता है अपने कोटे के 25% के बराबर विदाउट ब्याज के ये लोन ले सकते हैं। तो अमेरिका का कोटा तो ज्यादा है, तो चाहे तो आईएमएफ से ज्यादा मुद्रा ले ले, तो ऐसा नहीं है कि सारा अमेरिका ले लेगा। आपको डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब कंट्रीज को भी ज्यादा समायोजन के लिए आपको ऋण प्रदान करना पड़ेगा, वो भी कम ब्याज दर पर। अब हमारे पास ये था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएमएफ को इंटरनेशनल मुद्रा की बड़ी शॉर्टेज हो गई। पता है आईएमएफ के पास लोगों ने मुद्रा की डिमांड तो ज्यादा कर दी और लोगों ने अपना कोटा नहीं बढ़ाया। लोगों ने डिमांड की, भारत गया पैसा लेके आएगा, अमेरिका खुद ले लिया, ठीक, ब्रिटेन खुद ले लिया, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की आईएमएफ से हमने डिमांड तो खुद कर ली लेकिन अपना कोटा नहीं बढ़ाया, जिसके कारण सप्लाई कम हो गई। अब आईएमएफ ही तरलता के लिए तरसने लगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के लिए तरसने लगा। आईएमएफ खुद हाथ खड़े करने लगा, मेरे पास तो कोई मुद्रा नहीं बची है। हम गए, हमने कहा जापान का मुद्रा दे दो, कहते नहीं मेरे पास नहीं है। सब लोग ले जाते हो, अपना कोष बढ़ाते नहीं हो, आप अपना कोटा बढ़ाते नहीं हो, कोटा बढ़ाते नहीं हो, तो मेरे पास कुछ कोष इकट्ठा नहीं होता। जब कोष इकट्ठा नहीं होता तो मैं आपको लोन कहां से प्रोवाइड करूं। अब एक समस्या हो गई, अंतरराष्ट्रीय तरलता की फिर से एक समस्या हो गई। अब हम क्या करें? तो वास्तव में एक नई मुद्रा जारी की गई जिसे हम एसडीआर के नाम से जानते हैं, और ये मुद्रा 1971 से वर्क कर रही है। इसे क्या कहते हैं? स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार के नाम से मुद्रा जानी गई। 1969 में इसका कॉन्सेप्ट आया।
लेकिन इसको ब्राजील में एक मीटिंग हुई कि नहीं, आईएमएफ के पास तो लगातार मुद्रा कम हो जाती, कोई ऐसी मुद्रा बनाए ताकि आईएमएफ उस मुद्रा में लोन प्रोवाइड करे और ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, अंतरराष्ट्रीय विनिमय की समस्या को, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को सुधारा जा सके। बट ये मीटिंग सफल नहीं हुई। 1970 में इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट आया कि एसडीआर टाइप की कोई मुद्रा होनी चाहिए, एक प्रकार से वर्क के लिए रेडी हुई, कॉन्सेप्चुअल रेडी हुई। लेकिन इसने लेन देन के लिए 1971 से काम करना प्रारंभ कर दिया और ये ट्रांजैक्शन के लिए चालू हो गई। प्रारंभ में एक एसडीआर का मूल्य जो था वो 0.888671 ग्राम गोल्ड के बराबर था। ये डेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, एसडीआर एक प्रकार की कागजी मुद्रा है, कागजी मुद्रा है जिसे हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण मुद्रा। इसे आप कृत्रिम मुद्रा की भी संज्ञा दे सकते हो, एक बनाई गई मुद्रा थी। लेकिन ये मुद्रा भौतिक रूप में आपको नहीं मिलती थी, आप जाओ नोट उठा लो, नो, आपके अकाउंट में चढ़ा दी जाएगी मुद्रा। यानी ये लेन देन की हिसाबी मुद्रा थी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हिसाबी मुद्रा, और इसको प्राप्त करना आसान नहीं था। यानी एसडीआर, जिसे हम पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाते हैं, ये एक प्रकार की एक ऐसी मुद्रा थी जिससे इनके सदस्य देशों को लेना अनिवार्य था। ठीक है, मान लीजिए मुझे एसडीआर के रूप में कुछ मुद्रा मिली, वो पेपर गोल्ड के रूप में मुझे कुछ मुद्रा मिली, भौतिक रूप में नहीं, अकाउंट के रूप में, और मैंने क्या किया, मान लीजिए 25 रुपए है सपोज दैट, और मैंने जापान से कुछ लिया, 5 रुपए उनको चुका दिया, दिखाया कि देखिए हिसाब से तो 5 रुपए माइनस करके, तो आइए मैं 5 रुपए अपने यहाँ चढ़ा देता कि इस जापान का हो गया, अब बाकी 20 रुपए मेरे पास बचा। तो एक प्रकार से यह लेन देन की मुद्रा थी, बट भौतिक रूप में नहीं थी, आप इसको टच नहीं कर सकते थे। एसडीआर एक मुद्रा थी जिसे हम कृत्रिम मुद्रा कहते हैं, जिसे पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता, कागजी मुद्रा के, कागजी सोना के नाम से जाना जाता था, बट इसको प्राप्त करना आसान नहीं था। ये आपके कोटे के अनुसार मिलती थी, लेकिन इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों द्वारा एक्सेप्टेबल बनाया गया और ये अंतरराष्ट्रीय लेन देन या व्यापार समायोजन के लिए विशेष रूप से मुद्रा चालू की गई थी। इसका प्रारंभ में जो मूल था, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये डेट्स आप बहुत याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया। नाउ पहले एसडीआर जो आपका था, एसडीआर का जो मूल्य था वो 16 करेंसियों के बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता था। लेकिन 1981 के बाद, ये देखिए 1981 के बाद अब एसडीआर का मूल्य केवल 5 विशेष मुद्राओं से ही कंपेयर किया जाए, यानी 5 विशेष मुद्राओं का एक बास्केट बनाया गया और उसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया। ठीक है, यानी पहले बास्केट हमारी 1981 के पूर्व, यानी 1947 से लेकर के 1981 तक आपकी कौन सा था, 16 मुद्राओं का बास्केट था, जिसके आधार पर एसडीआर का मूल्य तय किया जाता था। लेकिन 1981 के बाद एसडीआर का मूल्य 5 विशेष करेंसियों में तय होता है, जिसमें यूएस डॉलर का वेटेज था 40%, डाइस मार्क का वेटेज था 21%, जापानी येन का वेटेज था 17%, फ्रेंच फ्रैंक का वेटेज था 11% और ब्रिटिश पाउंड का वेटेज था 11%। तो देखिए यूएस डॉलर का वेटेज सबसे ज्यादा, ये भी एक बार एग्जाम पूछा गया, जो हमारे पास बास्केट्स बनी है उसमें किस मुद्रा को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया, तो आप बोलना यूएस डॉलर को। सेकंड नंबर पर डाइस मार्क को। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब यूरोप में यूरो का चलन हुआ, यूरो मतलब यूरोपियन देश के लिए एक मुद्रा बनाई गई ताकि अंतरराष्ट्रीय भुगतान में कोई समस्या ना आने पाए। कहां पर, यूरोपियन कंट्रीज में। तो यूरो के गठन के बाद वास्तव में ये 1913 में इसकी जो मुख्य अब करेंसी 4 रह गई थी, पहला यूरो 0.4230 के साथ, दूसरा पाउंड स्टर्लिंग 0.1110 के साथ, थर्ड था जापानी येन 12.10 और फोर्थ था यूएस डॉलर 0.6600। तो ये 4 विशेष मुद्राएं रह गई थी। 18 जनवरी 2013 के समझौते के अनुरूप
कि अब मुद्रा 4 विशेष मुद्राएं रहेंगी और इसको इसमें शामिल किया और इसके आधार पर एसडीआर का मूल्य निर्धारित किया गया। इंडिया ने आईएमएफ से बहुत अधिक वास्तव में लोन लिया, लेकिन भारत की एक विशेष बात थी कि भारत द्वारा जितने भी लोन लिए गए वो समय से पूर्व ही चुका दिए गए। जब भारत प्रारंभ में इसका सदस्य बना तो भारत का इसमें कोटा जो था, वो शेयर जो था 2.44 था, जो दिसंबर में बढ़कर के 2.75 हो गया। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। नाउ इन सारे रेफरेंसेस को हम बताना चाहेंगे। ये जो हमने उपयुक्त मटेरियल कलेक्ट किया एस एन लाल सर की इंडियन इकोनॉमी बुक से, ये डॉक्टर जेपी मिश्रा की डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स बुक से, किरण पब्लिकेशन, वेरी थैंक यू, एंड यूथ कंपटीशन दैट इज पब्लिश्ड इन द प्रयागराज। सो मच थैंक यू। और आपके अगर कोई प्रश्न हो, वैसे मैंने कोशिश किया कि आपके सारे प्रश्न इस स्लाइड्स में पूरे हो जाएं। हाँ, टॉपिक्स काफी बड़ा है, इस पर और अधिक विस्तृत हम चर्चा दूसरी स्लाइड्स में करेंगे, बट ये जो मुख्य पार्ट था आपके साथ हमने डिस्कस किया।